आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के अंदर। आज की क्लास में क्लास 11th का जो रिलेटिव मोशन के अंदर जो सेगमेंट आता है रिवर बोट या फिर रिवर और स्विमिंग करने वाला, उस वाले टॉपिक के ऊपर अपन थोड़ी बात करते हैं। ठीक है। रिवर बोट को सोल्व करना बहुत सिंपल सा काम है, बस इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का फॉर्मूला को याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज कब होता है, जब वो फॉर्मूला इसको लर्न कर लेता है, याद कर लेता है, कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होते नहीं है और बार बार वो फॉर्मूला को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हो। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि इसके अंदर आपको किसी भी फॉर्मूला को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसके कॉन्सेप्ट समझिए और सीधे क्वेश्चन अपन करेंगे। इसमें कुछ जो टर्म्स है उनके बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर टर्म आती है यू, इसको अपन बताएंगे रिवर की वेलोसिटी। देखो ये अपने हाथ में नहीं होती भाई। रिवर ठीक है 4 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से जो भी उसका स्पीड होगा उससे फ्लो कर रही होगी, ये क्वेश्चन में डेटा दिया हो। सेकेंड आता है बी, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो यहाँ पे जो टर्म्स है मैंने यू काम में लिया है वेलोसिटी ऑफ रिवर के लिए, वी मैंने टर्म काम में लिया है वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर जो स्विमर होगा उसके लिए। अलग अलग रेफरेंस में ये सिंबल अलग अलग तरीके से काम में लिए जा सकते हैं। आपको इनका मतलब ध्यान रखना है कि यू किस चीज को रिप्रेजेंट करता है एंड वी कौन से वाले पैरामीटर को या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यू बताता है कि जो रिवर आगे की तरफ जा रही है उसका वेलोसिटी कितना है, जो भी होगा क्वेश्चन में मेंशन होगा, 2 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड जो भी होगा। बी होता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो, अपन कभी रिलेटिव मोशन की अगर बात करते हैं ना, कभी भी अगर अपन रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट होता है ए और बी, तो क्या बोलते हैं कि भाई बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में है, मतलब ए अब रेस्ट में आ चुका है। अगर अपन बात करें ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, मतलब ए अब रेस्ट में आ चुका है। वही बात यहाँ पर भी अपन बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब पानी रुका हुआ है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तब भी तो रिवर या पानी रुक ही चुका है ना। तो वी का एक और मतलब ये आ सकता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, दोनों का मतलब एक ही है। पानी फ्लो नहीं करता है तब बोट का जो स्पीड होगा या फिर बोट का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू जो रिवर होगा, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का काम एक ही है। अच्छा, पानी अगर मोशन नहीं कर रहा है तो बोट को आगे चलाएगा कौन? लगा हुआ इंजन। तो वी को ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो बोट में इंजन लगा हुआ है, इंजन भी बोट को चला सकता है, या वो लकड़ी की मदद से भी अपन बोट को चला सकते हैं, या फिर वो पेडल वाला सिस्टम आता है उससे भी अपन बोट को चला सकते हैं। तो यहाँ पर जो पैरामीटर है वी, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। रिवर फ्लो नहीं करती है या फिर पानी रुका हुआ है तब की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों का मतलब एक ही है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर की बात करो या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्योंकि जब रिलेटिव की बात करते हैं इसका मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ चुका है। या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट प्रोवाइडेड बाय द इंजन। अब देखो, नॉर्मली जब मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई दूसरा पार्टिकल मोशन कर रहा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप रिलेटिव से कर भी सकते हैं और बिना उसके भी कर सकते हैं। मेरी यही एडवाइस है, इसको बिना रिलेटिव के करें, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर बोट के पास दो कारण से वेलोसिटी आएगी। एक रिवर फ्लो करने के कारण। रिवर फ्लो करने के कारण कैसा आएगा, जब अगर मान लो कोई रिवर फ्लो करती है, उसके ऊपर आप कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को रख दो, कोई लकड़ी के टुकड़े को रख दो, तो वो भी तो रिवर के साथ में आगे बढ़ते ही बढ़ता है ना। अब जब रिवर फ्लो कर रही है तो ऊपर फ्लोट करने वाले ऑब्जेक्ट को भी वो अपने साथ में आगे की तरफ लेकर जाने वाली है। ठीक है। अब बोट भी तो फ्लोट ही करती है। अगर बोट को रिवर के ऊपर रखा है, उसका इंजन बंद है, उसको बांध के नहीं रखा हुआ है, तब भी वो रिवर के साथ साथ आगे बढ़ती जाएगी ना। तो इंजन चल रहा है तो इंजन भी उसको वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पर बोट के पास दो कारण से वेलोसिटी आती है, एक रिवर के कारण और एक इंजन के कारण। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा उसके एलोंग ही बोट आगे बढ़ रही होगी। तो बोट के आगे बढ़ने का वेलोसिटी जो आएगा वो यू और वी का वेक्टर सम के बराबर। ठीक है। बोट होगी इस वीबी के एलोंग आगे बढ़ रही है। अब थोड़ी अपन यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर काम आएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक रिवर फ्लो करती है भाई, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है यू की वेलोसिटी से ना। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है इस डायरेक्शन को टर्म दिया जाता है डाउन स्ट्रीम। इसकी अपोजिट डायरेक्शन को अपन बोलते हैं अप स्ट्रीम। अब ये टर्म है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी कि जिस तरफ रिवर फ्लो करती है उस डायरेक्शन को अपन डाउन स्ट्रीम बोलते हैं और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को अपन अप स्ट्रीम बोलते हैं। अब मान लो मेरे पास में कोई बोट है, ये बोट वी की स्पीड से जो इसको इंजन ने दिया है वो रिवर की डायरेक्शन में ही जा रही है, तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम में जा रही है। अगर देखा जाए इस बोट का नेट स्पीड क्या हो जाएगा जो कि ग्राउंड फ्रेम से अपन को मिलेगा,
दोनों ही वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में आते हैं तब रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आता है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है u प्लस वी के बराबर। यहाँ पर बोट डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है। सेकंड वाले केस में मान लेते हैं कि भाई इस बोट को जो इंजन ने स्पीड दिया है वो v के बराबर है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि v और u में से कौन ज़्यादा है। ज़्यादातर केस में देखा जाता है तो v का वैल्यू ही u की तुलना में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं अगर v का वैल्यू u की तुलना में ज़्यादा है। अब जरा देखो ना, हमको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। वेक्टर v यहाँ पर है, वेक्टर u यहाँ पर है। जब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना। तो इस वाले केस में v माइनस यू अपन करेंगे और बोट आएगी अप स्ट्रीम की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि u का वैल्यू v की तुलना में ज़्यादा हो जाए। अगर v का वैल्यू u की तुलना में ज़्यादा है, मतलब अगर मैं बोट की बात करूंगा तो इसको रिवर में होने के कारण u वेलोसिटी यहाँ पर मिलता है और इंजन इसको जो स्पीड दे रहा है वो पीछे की तरफ है। रिवर ने इसको जो वेलोसिटी दिया है उसका अमाउंट ज़्यादा है। अब ये दोनों ही जो वेक्टर u और v अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ आएगा। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा u माइनस वी के बराबर। ठीक है, तो इसमें आपको कोई सा फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। अगर बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है, अप स्ट्रीम में जा रही है, u और v सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को एड ही करना है। u और v अपोजिट डायरेक्शन में है तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है और रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी v भी जिसकी तरफ बोट जा रही होगी। इसमें दो केस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला केस आता है रिवर इज क्रॉस्ड इन मिनिमम टाइम। चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कोई रिवर है जो कि इस डायरेक्शन में u की स्पीड से फ्लो करती है। हमारी बोट यहाँ पर है। भाई रिवर में होने के कारण बोट को रिवर के कारण वेलोसिटी u तो इस डायरेक्शन में मिल ही जाएगी ना, रिवर के डायरेक्शन में। अब इसको दूसरी बात है इंजन ने कितना वेलोसिटी या स्पीड दिया होगा उसकी बात। रिवर को क्रॉस करना है तो u का तो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर बनेगा नहीं। कोई भी वेक्टर का उसे थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होता है तो आ जाता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा के बराबर। अब मैं बात करता हूँ जिस तरफ रिवर फ्लो करती है उससे और जहाँ पे रिवर को क्रॉस करवाना है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो रहा है ना। कोई भी वेक्टर का उसके 90 डिग्री एंगल के ऊपर कंपोनेंट जीरो बनता है। वैसे भी निकाल सकते हो, कोई वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा अपन करते हैं ना। अब मुझे u का उसके परपेंडिकुलर रिवर को क्रॉस करने की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होगा तो u कोस 90 तो जीरो हो जाएगा ना। मतलब रिवर का कारण जो बोट को वेलोसिटी मिला है उसका कोई भी कंपोनेंट रिवर क्रॉस करवाने में उसकी मदद करने वाला नहीं है। अब रिवर को क्रॉस करवाने के लिए जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट आएगा वो केवल इंजन के कारण जो बोट को मिलेगा वही होगा। अब जरा सोचो कि अगर मैं इंजन को कारण जो उसको बोट को वेलोसिटी मिलता है अगर मैं वो यहाँ पर रखता हूँ तो इस v का जो एक कंपोनेंट आएगा वही रिवर क्रॉस करवाने का काम करेगा। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इसको जो इंजन ने वेलोसिटी दिया है पूरा पूरा रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर ही रखो। तो अगर आप पूरा पूरा वेलोसिटी ऑफ बोट ड्यू टू इंजन अगर इसके परपेंडिकुलर रखते हैं रिवर फ्लो के, तो पूरा वेलोसिटी ही इसको रिवर क्रॉस करवाने का काम कर रहा है। अगर इंजन के कारण बोट को जो वेलोसिटी मिलना है वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जहाँ पे रिवर को क्रॉस करना है उससे कोई एंगल पर होगा तो उस वेलोसिटी v का एक कंपोनेंट ही रिवर क्रॉस करवाने का काम करेगा। और कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट खुद वेक्टर से तो कम ही आता है। ठीक है, तो अगर आपको मिनिमम टाइम के अंदर रिवर को क्रॉस करवाना है तो इंजन के कारण जो बोट को वेलोसिटी मिलना है जिसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या इन स्टिल वाटर, आपको रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपने उसको अगर कोई और डायरेक्शन में रखा होगा तो उस v का एक कंपोनेंट ही रिवर क्रॉस करवाने का काम करेगा। u का कोई भी कंपोनेंट कभी रिवर क्रॉस नहीं करवा सकता है। कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट खुद अपने मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड से तो कम ही आएगा। अब इस वाले केस में अगर बात करते हैं तो u और v का रिजल्टेंट यहाँ कहीं के बीच में आ रहा होगा। मतलब v भी मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। बोट v की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, मतलब बोट यहाँ से स्टार्ट होकर के फाइनली यहाँ पहुंचेगी। रिवर क्रॉस करने में यहाँ पर इसको जो टाइम लग रहा होगा वो मिनिमम टाइम होगा। अगर मैं इस मिनिमम टाइम की बात करता हूँ, मान लेते हैं रिवर का विड्थ कुछ d के बराबर है। रिवर क्रॉस करवाने का काम v कंपोनेंट का है तो इसको टाइम जो लगेगा जो मिनिमम टाइम इसको लग रहा होगा d बाई वी से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब बोट बिल्कुल अपोजिट साइड में नहीं जाकर थोड़ा आगे की तरफ जाएगी। इसमें कितना शिफ्ट हो रहा होगा, शिफ्ट की बात भी कर लेते हैं। रिवर को शिफ्ट करवाने का काम इस u वाले कंपोनेंट का है। तो u कंपोनेंट इसको t टाइम में जो कि इसको रिवर क्रॉस करने में लगा है उसमें कितना आगे बढ़ाता है वही उसका शिफ्ट काउंट होगा।
शिफ्ट इक्वल टू यू वेलोसिटी इनटू रिवर क्रॉस करने में जो भी इसको टाइम लगा है, फिलहाल यहाँ पर मिनिमम टाइम। तो इसके अंदर दो तरह के केस आते हैं कि एक पहला कि रिवर को मिनिमम टाइम के अंदर क्रॉस करना है, तो इसमें एक ही चीज दिमाग में रखना है कि रिवर के कारण जो बोट को वेलोसिटी मिल रहा है उसका कोई भी कंपोनेंट रिवर क्रॉस करवाने में उसकी मदद करने वाला नहीं है। इंजन के कारण जो बोट को वेलोसिटी मिलेगा वो या उसका कंपोनेंट ही रिवर को क्रॉस करवा रहा। तो अगर पूरा पूरा वी ही रिवर को क्रॉस करवाने में काम करे तो फटाफट या जल्दी ही वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिवर इज क्लोज्ड अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। अब इस कैटेगरी में अपन थोड़ी बात करें तो यहाँ पर पहले अपन मेडिकल और जेई मेन लेवल तक की बात करेंगे। लास्ट का जो थोड़ा पोर्शन है वो ओनली फॉर एडवांस होता है। तो अगर कोई नीट या फिर जेई मेन का स्टूडेंट है तो उसको अगर नहीं पड़ेगा तब भी चलेगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कि भाई रिवर को शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में रिवर को क्रॉस करवाना है। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास में बोट है, रिवर आगे की तरफ यू की वेलोसिटी से जा रही है, बोट को हमें शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस करवाना है। यू वेलोसिटी तो रिवर के कारण इसको मिल ही जाएगा। अब इसको इंजन भी वी स्पीड दे रहा है। पहला केस अपन मान लेते हैं कि इंजन ने जो बोट को स्पीड दिया है वो रिवर की तुलना में ज्यादा है। सर रिवर क्रॉस करवाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो पाथ है वो तो यही आ सकता है। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चॉइस वाली बात है, लेकिन इससे छोटा पाथ तो पॉसिबल नहीं। फिर आगे अपन विचार करेंगे कि भाई हाँ इस पाथ के ऊपर बोट कभी चल सकती है या नहीं चल सकती। इसकी अगर अपन बात करें तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर यहाँ पर आएगा तभी बोट इस वाले पाथ के ऊपर आगे बढ़ना है ना, क्योंकि बोट हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ ही आगे बढ़ेगा। यू और वी का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में आता है। तो यू और वी भी अपन को पता है, तो कन्फर्म है कि वी यहाँ पर कहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एंगल थीटा है। हमने रिवर फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल थीटा माना है। कभी कभी क्वेश्चन में या आंसर में वो रिवर फ्लो की डायरेक्शन से मतलब डाउन स्ट्रीम से या अप स्ट्रीम से भी एंगल दे सकता है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर चेक करना पड़ेगा। अब ऐसा करते हैं, इस वी वेलोसिटी जो कि इसको इंजन ने दिया है इसके अपन दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक वी साइन थीटा यहाँ पर और वी कोस थीटा आ जाएगा यहाँ। अब रिजल्टेंट पाथ, चलो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, इसको मैं वाई बोल देता हूँ। रिजल्टेंट अगर मुझे वाई की तरफ चाहिए मतलब उसका एक्स कंपोनेंट जीरो होना चाहिए ना। एक्स कंपोनेंट जीरो तभी हो पाएगा जब वी साइन थीटा यू को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा यू बाई वी। अगर आपको एंगल जो रखना है बोट का, जो इंजन उसको वेलोसिटी देगा उसका रिवर फ्लो की परपेंडिकुलर डायरेक्शन से साइन थीटा इक्वल टू यू बाई वी अगर आप रखेंगे तभी वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के अलोंग रिवर को क्रॉस करेगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा यहाँ पर ये भी निकाल लेते हैं, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, टाइम की बात करते हैं। वी कोस थीटा ही रिवर को क्रॉस करवा रहा है। यहाँ पर मान लेते हैं कि रिवर का जो विड्थ है वो स्मॉल डी के बराबर है, तो इसको यहाँ पर जो समय लगेगा डी डिवाइडेड बाई वी कोस थीटा। ठीक, इसमें अगर अपन सेकंड केस की बात करें जो कि ओनली फॉर एडवांस के लिए ही है, तो कोई अगर नीट या फिर जेई मेन का स्टूडेंट है इसको स्किप करना चाहे तो कर सकता है, बाकी अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ओनली फॉर एडवांस। अगर मान लेते हैं कि यार u का वैल्यू v की तुलना में ज्यादा है, तब देखते हैं क्या होगा। बोट यहाँ पर है, बोट को u वेलोसिटी तो रिवर के कारण मिलना ही है, उसका तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, जरा चेक करें कि भाई क्या ये वाला पाथ हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ये वाला पाथ अपन को तभी मिल पाएगा जब v साइन थीटा u को बैलेंस करेगा, अदरवाइज ये पाथ आपको मिलने वाला नहीं। अच्छा, v साइन थीटा तो v का कंपोनेंट है ना। अपन सेकंड केस की बात करते हैं जहां पर v u की तुलना में कम है। यार अगर v कम तो उसका कंपोनेंट तो और भी कम ना। अगर v भी u को बैलेंस नहीं कर सकता है तो v का कंपोनेंट तो बैलेंस कर ही नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी कर लो, रिवर कभी भी इस वाले पाथ के ऊपर तो चल नहीं पाएगी, नॉट पॉसिबल। ये वाला पाथ तो रिवर बोट के लिए चल पाना इस पाथ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड बात करते हैं कि भाई इसमें और होगा क्या। तो इसमें थोड़ा अपन बेसिक बात करते हैं। मान लेता हूँ कि यार u का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और जो
v वेलोसिटी इंजन ने बोट को दिया होगा वो मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। जरा बेसिक बात करते हैं, अगर मान लेते हैं u और v दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसके आगे बढ़ने का स्पीड इसी डायरेक्शन में 15 हो जाएगा ना। अगर मान लेते हैं u यहाँ पर है और v यहाँ पर है, तब इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं पर आ रहा होगा। तीसरा केस मान लेते हैं दोबारा कि अगर मैं v का एंगल बढ़ाते बढ़ाते दोबारा 180 कर दूं, तो u यहाँ पर, v पीछे की तरफ, u बड़ा है v की तुलना में, तब भी तो रिजल्टेंट आगे की तरफ ही आ जाएगा ना, इसका वैल्यू हो जाएगा u माइनस वी के बराबर। इन दोनों का रिजल्टेंट भी आगे की तरफ ही आ रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा u माइनस वी के बराबर। अब जरा सोचो, जब u और v सेम डायरेक्शन में अपन ने रखा है, जब u और v को अपन ने सेम डायरेक्शन में रखा है, तब रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। v का डायरेक्शन बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं पूरा एंगल 180 कर देता हूँ, तब भी तो रिजल्टेंट दोबारा उसी तरफ आना स्टार्ट हो गया ना। जरा सोचना, u और v जब सेम डायरेक्शन में है तब भी रिजल्टेंट वही आ रहा है, जब u और v अपोजिट डायरेक्शन में है वो रिजल्टेंट आ रहा हो। अगर u और v के बीच का एंगल कुछ और आ रहा होगा तो रिजल्टेंट इनके बीच में ही कहीं होगा। मतलब ये तो कन्फर्म है कि जो रिजल्टेंट है उसका पहले डायरेक्शन, उसका जो एंगल है पहले से चेंज हो रहा होगा, फिर दोबारा वो कम होना स्टार्ट होगा। तो जब तक इसका डायरेक्शन है, इंक्रीज जो एंगल है वो हो रहा है, तब तक उसको होने दो। मान लेते हैं ये पाथ फॉलो करवाने के लिए हमको इंजन से जो बोट को स्पीड मिलने वाला है वो भी यहाँ रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले ठीक है, इसका जो पाथ है यहाँ से एंगल जब तक बढ़ रहा है उसको बढ़ने देना है। एक लिमिट के बाद दोबारा एंगल कम होना स्टार्ट होगा, तो जब तक वो एंगल बढ़ रहा है वो बढ़ने दो। फिर दोबारा जब एंगल कम होना स्टार्ट होगा तो इसके पाथ का लेंथ बढ़ना स्टार्ट। यही इसका सबसे छोटा से छोटा पाथ पॉसिबल हो सकता है। बीबी यहाँ लाने के लिए या बोट को यहाँ पर चलाने के लिए मान लेते हैं कि बोट को जो इंजन से स्पीड मिल रहा है वो यहाँ से थीटा एंगल पर कुछ रखना हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा, एक बार कंपोनेंट कर लेते हैं। ई यहाँ पर, यू यहाँ पर, वी यहाँ पर, वी कोस थीटा यहाँ पर, वी साइन थीटा यहाँ पर। अब क्योंकि यू वी साइन थीटा की तुलना में बड़ा है, तो इसको और अपन ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर जो कंपोनेंट आ रहा होगा वी कोस थीटा, यहाँ पर जो रिजल्टेंट आ जाएगा यू माइनस वी साइन थीटा। रिजल्टेंट पाथ यहाँ पर कुछ है। अब यहाँ पर बात करें, ये दूरी रिवर की विड्थ के बराबर स्मॉल डी, ये दूरी मान लेता हूँ मैं कुछ स्मॉल एक्स के बराबर है। इस पाथ का जो लेंथ आएगा जिसके ऊपर बोट आगे बढ़ रही है, पाइथागोरस की मदद से निकाल सकते हैं डी की पावर 2 एक्स की पावर। यहाँ पर बात करें यार, डी का वैल्यू तो कांस्टेंट ही है ना। अगर एक्स का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही पाथ का लेंथ भी कम आ रहा होगा। मुझे पाथ का मिनिमम लेंथ निकालना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ निकालना है, तो मुझे अल्टीमेटली एक्स का मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेना है। एक्स की अगर मैं बात करता हूँ वो कितना होगा, रिवर फ्लो करवाने में इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम पहले एक बार अपन निकाल लेते हैं। वी कोस थीटा रिवर को क्रॉस करवा रहा होगा, तो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा डी डिवाइडेड बाई वी कोस थीटा। इतने टाइम के अंदर ये v माइनस यू साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है जितना इसको आगे बढ़ाएगा वही इसका शिफ्ट कहलाएगा ना। तो शिफ्ट की बात करते हैं, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम अपन ने निकाल लिया है वी डी डिवाइडेड बाई वी कोस थीटा। एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी बाई वी कोस थीटा को अंदर भेज दो, यू बाई कोस थीटा मतलब यू इंटू सेक थीटा हो जाएगा ना, माइनस वी साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। अब इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो फोर एक्स मिनिमम, जहाँ पर भी एक्स का मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा वहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल। एक बार इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी बाई वी यू सेक थीटा का हो जाता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वी, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएट करने पर आता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं अपन, सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से यू टेन थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस वी सेक थीटा को वन बाई कोस थीटा इक्वल टू जीरो, कोस थीटा भी कैंसिल। यहाँ से मिल जाएगा यू
साइन थीटा इक्वल टू वी या फिर साइन थीटा इक्वल टू वी बाई यू। ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आया जैसा कि पहले वाले केस में आया था, वहां पर साइन थीटा यू बाई वी था। अब देखो, इसमें आपको रिवर बोट में कोई भी फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली साइन थीटा एक बार देख लेना। और पहले वाले केस में उसको अगर नहीं भी याद रखो तब भी चलेगा, दोनों केस में साइन थीटा लगभग सिमिलर फॉर्मूला ही आता है, वेलोसिटी का रेशियो ही आता है। अपन जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1 से कम ही होता है। अब साइन थीटा का वैल्यू अगर मुझे 1 से कम करना है तो कम वेलोसिटी को ऊपर रख देना है और ज़्यादा को नीचे लिख देना है। तो यू और वी में जो भी कम होगा वो ऊपर आएगा, जो भी ज़्यादा होगा वो नीचे आएगा। आपको इसके अलावा इसके अंदर और कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर सीधा अपन क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो रिवर बोर्ड के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कोई भी थ्योरी का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी फॉर्मूला का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी फिलहाल हमारे पास कोई डेटा था नहीं, क्वेश्चन जब डेटा के साथ में सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे अपन कोई फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहे हैं। केवल ये जो साइन थीटा वाला होता है सेकंड वाले केस का, इसको आप देख लेना, और ये बिल्कुल पहले वाले केस की तरह ही आता है और बच्चों को याद हो भी जाता है कि साइन थीटा का वैल्यू वेलोसिटी का रेशियो आता है, कम वेलोसिटी ऊपर रखना है और ज्यादा को नीचे रखना है। थैंक यू।